बताइए हमारे पूरे भारत देश के इतिहास की दो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनतें कौन सी थीं? तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा मौर्य एम्पायर और मुगल एम्पायर, क्योंकि ये दोनों ही सल्तनतें ऐसी थीं कि जिन्होंने अपने अपने दौर में न सिर्फ लगभग पूरे ही भारत के इलाके पर राज किया था, बल्कि साथ ही साथ इन दोनों की ही गिनती अपने अपने दौर में दुनिया की भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों एक दो ऐसे बादशाह जिन्होंने वाकई में अपने इंडिया में राज किया है और बहुत अपनी अपनी सल्तनतों को बहुत ताकतवर, बहुत फैलाया है। मतलब उनमें से एक का नाम है राजकुमार अशोक और दूसरे का नाम है औरंगज़ेब आलमगीर। इन दोनों का इतिहास लगभग सेम है। इस तरह एक तरफ औरंगज़ेब जो अपने इंडिया के यानी कि भारत के सुल्तान थे, उन्होंने इस गद्दी पर बैठने के लिए बहुत जंगें लड़ी हैं, यहाँ तक कि अपने 3 भाइयों को कत्ल तक किया था। उसी तरफ दूसरी तरफ आ जाइए, राजकुमार अशोक को कहा गया है कि 99 भाइयों का अपने कत्ल किया था राजकुमार अशोक ने, और कहीं इतिहासकारों तो ये भी कहा कि पूरे 100 भाइयों को खून किया था। तो आइए ये हम सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि इन दोनों बादशाहों की क्या कहानी एक ही है या अलग अलग है। तो ये पूरी हकीकत जानेंगे इन दोनों बादशाहों की। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। और दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था, सबसे ज़्यादा काबिल कौन था, ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। औरंगज़ेब आलमगीर या राजकुमार अशोक। दोस्तों दूसरी बात, मेरा एक चैनल है जो इस्लामिक चैनल है, यानी कि मैं उसमें इस्लामिक वीडियो डालता हूँ और उस चैनल का नाम है HN शाहनवाज़। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप लोग उसके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे HN शाहनवाज़ करके करेंगे तो भी मेरा चैनल वो आ जाएगा। और दोस्तों इस्लामिक वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे बयान होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मालूमात होती है। आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उसको वीडियो देखिएगा, उसको समझिएगा और जितना हो सके दीन से जुड़िए दोस्तों। दीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, राजकुमार अशोक और बादशाह आलमगीर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगा करें दोस्तों शेयर किया करिए और मेरे चैनल में जो भी हज़रात आते हैं नए वो सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि भाई बताइए हमारे पूरे भारत देश के इतिहास की दो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनतें कौन सी थीं, तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा मौर्य एम्पायर और मुगल एम्पायर, क्योंकि ये दोनों ही सल्तनतें ऐसी थीं कि जिन्होंने अपने अपने दौर में न सिर्फ लगभग पूरे ही भारत के इलाके पर राज किया था, बल्कि साथ ही साथ इन दोनों की ही गिनती अपने अपने दौर में दुनिया की भी सबसे ताकतवर और सबसे अमीर सल्तनतों में की जाती थी। इन दोनों ही एम्पायर्स यानी इन दोनों ही सल्तनतों में बहुत सारी जो सिमिलर चीजें हैं, उनमें एक सिमिलर चीज ये भी है कि जहाँ एक तरफ मौर्य एम्पायर में सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर राजा के तौर पर अशोक को याद किया जाता है, क्योंकि अशोक ने ही अपने दौर में अपनी ताकत बलबूते पर मौर्य एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा इलाके पर फैलाया था। तो वहीं दूसरी तरफ मुगल एम्पायर में भी बिल्कुल इसी तरह से औरंगजेब आलमगीर को याद किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल अशोक सम्राट की तरह ही मुगल सल्तनत में भी जिस बादशाह ने मुगल एम्पायर को सबसे बड़े इलाके पर फैलाया था और सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बनाया था, उस बादशाह का नाम कुछ और नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर था। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों से अलग हटकर अब मैं आप लोगों को अशोक और औरंगजेब आलमगीर से जुड़ी जो चीज बताने वाला हूँ वो न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि बेइंतहा चौंका देने वाली भी है। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ना तो इससे पहले इस चीज के बारे में कभी सुना होगा बल्कि कभी गुमान तक नहीं किया होगा। दरअसल दोस्तों ये बात तो आप लोगों ने सुन ही रखी होगी कि मुगल सल्तनत की गद्दी औरंगजेब आलमगीर को बड़ी आसानी के साथ नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए बहुत सारी जंगें करना पड़ी थी। इवन औरंगजेब आलमगीर को अपने उन तीनों भाइयों तक को कत्ल करना पड़ा था कि जिन्होंने औरंगजेब आलमगीर को मुगल सल्तनत पर राज करने से रोकने की कोशिश की थी और जो बारी बारी से औरंगजेब आलमगीर के मुकाबले में आए थे। और आखिर में अपने सारे मुखालिफों से निपटने के बाद ही औरंगजेब आलमगीर ने मुगल सल्तनत की गद्दी पर कदम रखा था। आज इस बात को लगभग 3.5 सदी यानी कि 350 साल गुजर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर आप लोग हिंदुस्तान के किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो उसको भी ये पता होगा कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने 3 भाइयों को कत्ल किया था। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि इस बारे में हम लोगों को बार बार न सिर्फ बहुत सारी स्टोरीज, सीरियल्स और मूवीज के जरिए से बताया जाता है, बल्कि अक्सर टीवी न्यूज चैनल्स पर भी इस मुद्दे को लेकर डिबेट्स होती रहती हैं। मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सल्तनत हासिल करने के लिए जो तरीका औरंगजेब आलमगीर को अपनाना पड़ा था, यानी जिस तरह से अपने ही भाइयों से जंग करनी पड़ी थी और उनको कत्ल करना पड़ा था, बिल्कुल यही तरीका आज से लगभग 2200 से 2300 साल पहले अशोक को भी अपनाना पड़ा था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अशोक को अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने सिर्फ 1, 2 या फिर 3 भाइयों को कत्ल नहीं करना पड़ा था, बल्कि पूरे के पूरे 99 भाइयों को कत्ल करना पड़ा
था। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अशोक ने उस दौर में अपने 99 ब्रदर्स को कत्ल कर दिया था। मगर इस बारे में ज्यादातर लोग कुछ जानते ही नहीं है और उसकी वजह यही है क्योंकि इस बारे में कभी कोई चर्चा की ही नहीं जाती है। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि अशोक मौर्य एम्पायर के तीसरे राजा थे। उनसे पहले जो दूसरे राजा हुआ करते थे उनका नाम बिंदुसारा था, जबकि जो पहले राजा हुआ करते थे उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक किताबों में और अपनी स्कूल की किताबों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो ऑलरेडी सुना ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनकी सल्तनत का अगला राजा उनके बेटे बिंदुसारा को बनाया गया था। बिंदुसारा भी अपने फादर की तरह एक काबिल राजा साबित हुए थे। बिंदुसारा की कई बीवियां थी और उन सारी बीवियों से उनके लगभग 101 बेटे थे और उन्हीं 101 बेटों में से एक बेटे का नाम अशोक भी था। मगर परेशानी की बात यह थी कि बिंदुसारा की तरफ से अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था, बल्कि ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो बिंदुसारा तो अशोक से नफरत किया करते थे, जिसके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह थी, मगर मेन वजह अशोक का लुक और उनकी चमड़ी का कलर बताया जाता है। क्योंकि बिंदुसारा को यह महसूस होता था कि जिस तरह का इनका लुक है और जिस तरह का अशोक की चमड़ी का कलर है, ये सारी चीजों से तो ऐसा लगता है कि इनको एक राजा के घर पर पैदा होना ही नहीं चाहिए था। शायद यही वजह थी कि बिंदुसारा वैसे तो अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि सुशीमा को अपनी सल्तनत का अगला राजा बनाना चाहते थे, मगर अगर अपने किसी बेटे को वो सल्तनत का राजा नहीं बनाना चाहते थे तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अशोक थे। यानी उनके फादर को लगता था कि अगर उनका सबसे बड़ा बेटा यानी सुशीमा सल्तनत ना भी हासिल कर पाए तो उसके अलावा उनका कोई भी बेटा सल्तनत का राजा बन जाए मगर अशोक न बने। मगर दूसरी तरफ बिंदुसारा के महल में मौजूद जितने भी वजीर थे और जितने भी ताकतवर लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग यही चाहते थे कि दरअसल अगला राजा अशोक बने। उसकी पहली वजह तो ये थी कि जहां एक तरफ अशोक बहुत ज्यादा काबिल, लड़ाई में भी बहुत ज्यादा हुनरमंद था और ताकतवर और बहादुर भी था, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुशीमा था वो दरअसल एक गैर जिम्मेदार इंसान था। वो ना तो लड़ाई में इतनी काबिलियत रखा करता था और ना ही इतना ज्यादा काबिल था, बल्कि वो तो एक घमंडी इंसान था। अब दरअसल आखिर में हुआ ये कि जब बिंदुसारा बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उनको ये एहसास होने लगा था कि अब उनकी मौत करीब आ चुकी है, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जल्द से जल्द मैं अपना अगला राजा भी घोषित कर दूं। मगर परेशानी की बात यह थी कि उनका बड़ा बेटा यानी कि सुशीमा उस वक्त सल्तनत की राजधानी में मौजूद नहीं था, बल्कि उसको तो खुद बिंदुसारा ने ही कुछ दिन पहले तक्षशिला नाम के उस इलाके में भेजा था कि जहां पर लोगों ने बगावत कर दी थी और सुशीमा को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जल्द से जल्द उस बगावत को कुचल डाले। हालांकि दोस्तों, सुशीमा उस बगावत को कुचलने में भी नाकाम साबित हुआ था। इसीलिए बिंदुसारा ने फौरन अपने मिनिस्टर्स यानी कि अपने वजीरों से कहा कि वो सुशीमा को खत लिखें कि वो फौरन मेरी मौत से पहले हमारी राजधानी पहुंचे, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में ही उसका राज अभिषेक यानी कि ताजपोशी कर सकूं और उसको अपना अगला राजा बना सकूं। मगर दोस्तों, ज्यादातर वजीर के जो ऑलरेडी अशोका की साइड में थे उन्होंने न सिर्फ बिंदुसारा की तरफ से मिलने वाले उस खत को सुशीमा की तरफ भेजने में देरी की ताकि वो और ज्यादा देर से सुशीमा के पास पहुंचे, बल्कि साथ ही साथ फौरन अशोक की तरफ एक खत रवाना कर दिया। खुफिया तौर पर भेजे गए इस खत में ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि तुम जल्द से जल्द राजधानी पहुंचो और हम सब लोग मिलकर तुम्हारी ताजपोशी की तैयारियां कर रहे हैं। खत मिलते ही अशोका के जो उस दौर में उज्जैन शहर में मौजूद थे उन्होंने फौरन अपनी राजधानी की तरफ सफर करना शुरू कर दिया और वो सुशीमा से पहले ही अपनी राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। बाद में सुशीमा के पहुंचने से पहले ही बिंदुसारा की भी मौत हो गई थी और महल में जितने भी वजीर थे उन्होंने फौरन अशोका को अपना अगला राजा घोषित कर दिया था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक की ताजपोशी फिर भी अपने फादर यानी कि बिंदुसारा की मौत के लगभग 4 साल बाद हुई थी। वो इसलिए क्योंकि अशोक को अपनी सल्तनत को एक बार फिर से स्टेबल करने में और अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने में, ठिकाने लगाने में काफी टाइम लगा था। हैरानी की बात तो ये है कि अशोक को एक एक करके अपने भाइयों तक को कत्ल करना पड़ा था। जिन भाइयों को अशोक ने कत्ल किया था उनकी तादाद लगभग 99 के करीब बताई जाती है। अशोक की तरफ से अपने जिस एक भाई को जिंदा छोड़ा गया था वो भाई आखिर कौन सा था, इस बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद पाया जाता है। कोई किसी भाई का नाम बताता है तो कोई किसी दूसरे भाई का नाम बताता है। हालांकि दोस्तों, कुछ सोर्सेज तो ऐसे हैं कि जिसमें ये दावा किया गया है कि दरअसल अशोक ने 99 नहीं बल्कि 100 के 100 भाइयों को ही कत्ल कर दिया था और इन सारे भाइयों में से भी जिस भाई की सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी उसका नाम सुशीमा था, यानी कि वही बड़ा भाई के जो किसी दौर में बिंदुसारा की सबसे पहली पसंद हुआ करता था। फिलहाल तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा, बादशाह औरंगज़ेब का पूरा इतिहास जाना और राजकुमार अशोक का ही पूरा इतिहास जाना। दोस्तों, दोनों की लगभग कहानी एक जैसी ही है। उधर औरंगज़ेब ने तमाम जंगें की, बहुत जंगें की दोस्तों, तब जाके वो तख्त पे यानी कि बैठे। इसी तरह से राजकुमार अशोक ने भी 99 क्या इतिहास 100 भाइयों को कत्ल किया और सबसे दर्दनाक अपने भाई को मौत का अंजाम दिया। तो आपको इन दोनों में से सबसे अच्छी कहानी, सबसे अच्छा इतिहास, सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपको किसी भी और हिस्टोरी पे या किसी और बादशाह पे आपको वीडियो अगर देखनी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वो आपको उस वीडियो पे, पसंद की वीडियो पे रिएक्शन ज़रूर दूंगा। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।